बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी अज़ीज़ तलबा-ए-इज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुल्तान बोर्ड में क्लास नहम का उर्दू का जो इंशाया आता है उसके अंदर एक सवाल होता है, सवाल नंबर 3। वो सवाल नंबर 3 क्या होता है? वो ये होता है इक्तिबासात की सलीस उर्दू लिखें, सबक का उन्वान लिखें और मुसन्निफ का नाम भी लिखें और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये सवाल ये सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह हमने हल करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने हेडलाइन पे सवाल नंबर 3 लिखना है। सवाल नंबर 3 हेडलाइन के सेंटर में। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आपने सिन्फ़े अदब ये लिखना है। उसके बाहर कोई स्टार वगैरह वो आप लगा दें खूबसूरती के लिए, क्योंकि उर्दू के अंदर जो नंबर मिलते हैं वो ज़्यादातर खूबसूरती से भी मिलते हैं। और उसके बाद नीचे तीसरी लाइन पे आपने हाशिए के करीब आ जाना है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, सुर्खी देनी है मार्कर के साथ, ये भी मार्कर के साथ, ये भी मार्कर के साथ। इक्तिबास अलिफ, वहां पे 2 पैराग्राफ होंगे, एक होगा इक्तिबास अलिफ, एक होगा इक्तिबास बे। तो दोनों करने होंगे, इसमें चॉइस बिल्कुल नहीं होगी। एक अलिफ होगा और दूसरा बे होगा। अगर हमने अलिफ करना है तो यहाँ पे अलिफ लिखेंगे, बे करना है तो हम यहाँ पे बे लिखेंगे। इक्तिबास अलिफ, हम क्योंकि अलिफ करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे इक्तिबास अलिफ। उसके बाद हमने सेंटर में अलामत निस्बत लगानी है। उसके बाद पैरा की तशरीह लिखना है, पैरा की तशरीह। फिर उसके नीचे वाली लाइन में उसके नीचे सलीस उर्दू ये आपने लिखना है, सलीस उर्दू। फिर आगे अलामत निस्बत सेंटर में लगानी है मार्कर के साथ। फिर आगे उसके लिखना है आसान उर्दू, आसान उर्दू। फिर आपने पैरा पेपर के अंदर जो पैरा दिया हुआ होगा वो मुकम्मल दिया हुआ होगा। आपने उस पैराग्राफ के पहले 3 अल्फाज वो आपने यहाँ पेन के साथ लिख देने हैं। फिर आगे मार्कर के साथ डॉट्स लगा देनी है। फिर उस पैराग्राफ के जो आखिरी 2 अल्फाज होंगे वो आपने पेन के साथ लिख के मार्कर के साथ आगे खत्मा लगा देना है। ये एक लाइन के अंदर ये हो जाएगा, ये पैरा का एक हवाला हो जाएगा। फिर उसके नीचे सेंटर के अंदर आपने सुर्खी देनी है हवाला मतन, हवाला मतन। फिर आगे अलामत तफसीलिया ये आपने लगानी है। हवाले मतन क्या होता है? वो पूछना ये चाहते हैं और हम उनको बताना ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ ये जो पेपर के अंदर आया है उस ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया है, उस सबक का उन्वान भी आप दें और उस सबक का मुसन्निफ कौन है ये भी आप जरूर लिखें। ये आधे आधे नंबर का ये हुआ करता है, इसलिए हमने हवाला मतन ये हेडिंग देनी है। क्या मतलब कि इस पैराग्राफ का हमने हवाला देना है कि ये किस सबक से लिया गया और उस सबक का मुसन्निफ कौन है। तो ये जो पैराग्राफ है ये पहले सबक से लिया गया है जिसका नाम है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम क्या लिखेंगे? सबक का उन्वान। यहां सबक का नाम नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। सबक का उन्वान लिखना है, फिर आगे अलामत निस्बत और सबक का फिर आगे नाम लिख देना है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके नीचे आपने मुसन्निफ का नाम ये लिखना है, अलामत निस्बत, फिर नीचे मुसन्निफ का आपने नाम लिख देना है अल्लामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह। ये लिखने के बाद फिर वो जो आपने पैराग्राफ के अंदर देखे हैं कि 4 अल्फाज उनके ऊपर खत खींचा गया है, लकीर खींची गई है जिसको खत कशीदा अल्फाज कहते हैं। अब हमने वो हल करना है। तो यहाँ आप सुर्खी देंगे हल्ले लुगात, हल्ले लुगात। लुगात ये जमा है लुगत की, इसके माने हमने बताने हैं, यानी अल्फाज के मानी अब हमने हल करने हैं। तो ये लिखने के बाद आगे अलामत तफसीलिया लगानी है। फिर इस तरफ दरमियान में आपने सेंटर के अंदर लाइन लगा देनी है खूबसूरत सी।
सीधी, और उसके बाद इस तरफ आपने अल्फाज लिख देने हैं, इस तरफ आपने मानी लिखना है। मानी नहीं लिखना, मानी वाहिद है, चूंकि हमने 4 अल्फाज के मानी लिखने हैं, लिहाजा यहाँ जमा लिखना है मानी। यहाँ पे अल्फाज लिख देंगे और उनके सामने मानी लिख देंगे। ये लिखने के बाद ये आधे आधे नंबर का एक एक लफ्ज होता है, इसलिए आपने एक एक चीज को मद्देनजर रखना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी, वरना नंबर खत्म हो सकते हैं, कट सकते हैं। लिहाजा ये लिखने के बाद फिर आपने सेंटर में हेडिंग देनी है तशरीह। तशरीह, अब ये तशरीह किसकी करनी है? ये जो पैराग्राफ है जिसकी हमने सरीस उर्दू करनी है जनाब। तो तशरीह लिखने के बाद आगे अलामत तफसीलिया लगानी है, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ की तशरीह लिखना शुरू कर देनी है, और कम से कम 2 पैराग्राफ्स में आप इसकी तशरीह लिखोगे, और एक पैरा जो है तशरीह का कम से कम 8 लाइनों पर मुश्तमिल हो। 8 लाइनें, फिर ये एक पैरा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पैरा, वो 8 लाइनें, यानी 15-16 लाइनों में आपने एक पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने इक्तिबास बे वो आपने लिखना है, उसका भी आपने बिल्कुल तरीका यही होगा, लेकिन यहाँ पे बे आ जाएगा और ये मुकम्मल लिखना है। ये भी आपका, क्योंकि पैरा दूसरा होगा, उस पैरे की भी पहले आपने 3 अल्फाज लिखने हैं, फिर आगे डॉट्स लगानी है, फिर आखिरी 2 अल्फाज लिखने के बाद आगे खत्मा लगा देना है। फिर हवाले मतन लिखना है, हवाला मतन के बाद अलामत तफसीलिया ये जरूर लगाएं। फिर ये सबक का उन्वान वैसे रहेगा, मुसन्निफ का नाम वैसे रहेगा, अलामत निस्बत वैसे रहेगी, लेकिन ये आगे बदल जाएगा क्योंकि वो पैराग्राफ किसी और सबक से लिया जाएगा। ये करने के बाद फिर हले लुगात वैसे आपने लिखना है, अलामत तफसीलिया वैसे लिखनी है, अल्फाज वैसे लिखने हैं, ये भी मानी वैसे लिखने के बाद फिर यहाँ पे वो अल्फाज और होंगे, चूंकि पैरा जो और होगा तो अल्फाज भी और होंगे। फिर आपने ये 4 अल्फाज लिखने के बाद फिर आपने तशरीह करनी है। ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाएं। सवाल नंबर 5 एक होता है, उसका सबक का खुलासा लिखना होता है। तो आपने सवाल नंबर 5 ये सेंटर में हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने हाशिए की तरफ आ जाना है, वहां पे आपने खुलासा लिखने के बाद नीचे आगे आपने अलामत तफसीलिया लगा देनी है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आपने सबक का उन्वान ये हेडिंग देनी है, फिर सेंटर में अलामत निस्बत, फिर आगे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके नीचे मुसन्निफ का नाम और अलामत निस्बत अलामा शिबली नोमानी। फिर उसके बाद आपने खुलासा लिखना शुरू कर देना है। खुलासा आपने पैराग्राफ के अंदर लिखना है, बगैर ये पैराग्राफ में लिखना है, और पैराग्राफ की सूरत में लिखते लिखते इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि जो पहले वाले पॉइंट्स हैं वो पहले वाले ही आपने पहले लिखने हैं, और जो दरमियान में है वो दरमियान वाले दरमियान में लिखने हैं, आखिर वाले आखिर में लिखने हैं, और कम से कम 2 सफ़हात पर आपका खुलासा मुश्तमिल होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और सवाल आता है, सवाल नंबर 6, ये भी 5 नंबर का होता है, ये भी 5 नंबर का होता है, और ये 2 पैराग्राफ होते हैं, 5 और 5 यानी 10 नंबर का ये होता है। अब सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये नज़म का मरकजी ख्याल लिखना होता है, आपने ये सेंटर के अंदर हेडिंग देनी है, फिर हाशिए के करीब आपने लिखना है नज़म का मरकजी ख्याल, फिर आगे अलामत तफसीलिया ये आप लगाएं। फिर उसके बाद नीचे आपने नज़म का उन्वान, अलामत निस्बत, हम्द बारी ताला ये लिखने के बाद फिर आपने नीचे इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि सबक का जो उन्वान होता है, वो सबक का जो लिखने वाला लिखारी होता है वो मुसन्निफ हुआ करता है, और जो नज़म का लिखने वाला होता है उसको शायर कहते हैं। तो शायर का नाम लिखना है, मुसन्निफ का नाम हरगिज नहीं लिखना, क्योंकि आधे आधे नंबर का ये होता है, वरना ये गलत हो जाएगा। शायर का नाम लिखने के बाद फिर जो उस हम्द का नज़म का जो शायर है उसका नाम आपने लिख देना है। फिर आगे ये नहीं लिखना कि शायर कहता है कि शायर के ख्याल में इस नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है, ये शायर का हवाला नहीं देना बल्कि अपना हवाला देना है। मेरे ख्याल से इस नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है कि,
پھر آگے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے جو بھی اس کا ہے، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رہے کہ یہ 4 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 4 لائنوں سے زیادہ ہوگا تو وہ خلاصہ بن جائے گا، وہ مرکزی خیال نہیں ہوگا۔ 4 لائنوں سے کم وہ آپ لکھ سکتے ہو، 4 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھ سکتے ہو۔ سوال بھی ایسا ہی آئے گا کہ آپ نظم حمد کا مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں۔ چونکہ ہم نے مرکزی خیال لکھنا ہے، ہیڈنگ ہم نے نظم کا مرکزی خیال کی ہی دینی ہے، تو لہٰذا ہم نے 4 لائنوں پر ہی لکھنا ہے یا 4 لائنوں سے کم لکھنا ہے، 4 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھنا۔ جب یہ مکمل ہو جائے نیچے آپ نے ایرو کا نشان ضرور لگانا ہے۔ یہ جو میں نے آج 3 سوال آپ کو ان کے حل کرنے کے طریقے بتائے ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں، اور یقیناً آپ نے غور سے سماعت فرمائے ہوں گے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔